रोज़मर्रा की ज़िंदगी हो। जैसे कोई बीमार पड़ जाता, किसी के पेट में दर्द हो जाता, सर में दर्द हो जाता, बुखार आता, तो हर मर्ज़ के लिए उनके यहाँ अलग अलग मंत्र था, इसको वो पढ़ते थे। तो मैजिक, आप कह सकते हैं मैजिक एंड मेडिकल साइंस पे टुगेदर, ये मिस्त्रियों के साथ रहा। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते हैं। मैं मुख्तलिफ तहसीबों के बारे में एक हल्का सा हिंट देकर के इंशाअल्लाह फिर अपने टॉपिक पे आऊँगा। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत काम हुआ। देखिए ये जो सिल्क रूट है, आप समझ रहे हैं ना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट से लेकर के जेरूशलम, रोम, यूनान, ये जो सिल्क रूट था उस वक्त तक आ चुका था और काफ़ी ख्याल, काफ़ी मेडिकल साइंसेस के उलूम यहाँ से वहाँ मुंतकिल हो रहे थे। तो हिंदुस्तान में भी धन्वंतरी का नाम आया, द गॉड ऑफ मेडिसिन, और आयुर्वेदा फ्लरिश किया यहाँ पे। उसमें बहुत बड़ा नाम आता है आयुर्वेद में चरक का, उसने किताब लिखी थी चरक सुमिता। उसी तरह श्रीलंका में वहाँ का बादशाह था पंदुकभ्याय, उसने पहला अस्पताल बनाया, मिनेथाला हॉस्पिटल। उसी तरह बौद्ध मजहब में, बुद्धिज्म में भी मोनास्टिक कॉन्सेप्ट था हेल्थ का, कि अपने बीमार भिक्षुओं को, मॉन्क्स को, वो अपने मोनास्ट्रीज में, टेम्पल्स में ट्रीट किया करते थे और पैदल सफ़र किया करते थे और बीमारों को लाते थे और टेम्पल में ट्रीट करते थे। इनका कॉन्सेप्ट था द कॉन्सेप्ट ऑफ द बेयर फुट मॉन्क्स, पैदल चलने वाले भिक्षु, मॉन्क्स। तो अगर आप देखेंगे कि किस तरह से मुख्तलिफ तहजीबों में और मज़ाहिब में मेडिकल साइंस का भी कुछ कॉन्सेप्ट रहा, हॉस्पिटल्स का भी कॉन्सेप्ट रहा, और अहले किताब का एक तबका थोड़ा गुमराह हुआ और उस काला जादू में फंस गया कि काला जादू की वजह से हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि किसी अल्लाह के बनाए हुए रास्ते से कोई अगर इनहराफ करता है तो उसका अंजाम पूरा होता है। अब मैं इसी बैकग्राउंड के साथ जो मैंने आपको बताया, हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक हॉस्पिटल्स में आता हूँ। जैसा कि मैंने बताया था, ये बात कहनी ज़रूरी थी कि एक मैं बैकग्राउंड दे दूँ मेडिकल साइंसेस का, कि मेडिकल साइंस कहाँ से वजूद में आए। इसको दो हिस्सों में मैंने डिवाइड किया है। पहला हिस्सा हिस्ट्री ऑफ मेडिकल साइंसेस है, जो तारीख़ है। तारीख़ हमें क्या बताती है अस्पतालों के बारे में, किस तरह से इस्लामिक रूल में हॉस्पिटल से फरिश किए, और दूसरा उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कि किस तरह से हॉस्पिटल, उसका एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था, मरीज़ों का किस तरह इलाज हुआ करता था। तो दो हिस्सों में मैं हल्का हल्का डिस्कस करूँगा इंशाअल्लाह। हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट आया वो बीमारिस्तान का कॉन्सेप्ट था, असाइलम ऑफ द सिक, और इसके 3 क्राइटेरियाज थे बीमारिस्तान के ट्रीटमेंट के। फर्स्ट, प्रमोशन ऑफ हेल्थ, हम हेल्थ को बढ़ावा देंगे। तो सेकेंड क्राइटेरिया आया क्योरिंग ऑफ द डिजीज़, हम जो मरीज़ आएंगे उनको शिफा देंगे, शफायाब करेंगे। और जो थर्ड कॉन्सेप्ट आया, द एक्सपेंशन ऑफ मेडिकल नॉलेज, ये जो मेडिकल नॉलेज हमारे पास आएगी उसको हम मुंतकिल करेंगे दूसरे तरफ, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। आपको मैं बताता चलूँ कि जो यूरोप का, जो डार्क एजेस कहा जाता है यूरोप का, वहाँ क्या कॉन्सेप्ट था। यूरोपियन डार्क एजेस कॉन्सेप्ट ये था कि अगर कोई शख्स बीमार पड़ता था तो उसको ये अल्लाह का अज़ाब मानते थे, कि अल्लाह तुमसे नाखुश है इसीलिए तुम बीमार पड़ गए, अब कुछ नहीं हो सकता। तो उसको गिरजाघर में लाया जाता था, कुछ पादरी आते थे, कुछ मंत्र पढ़ते थे, कोई आप कह सकते हैं उसको अल्लाह के, उसके नसीब के हवाले कर दिया जाता था। जो मुस्लिम साइंटिस्ट थे, मुस्लिम डॉक्टर्स थे, स्कॉलर्स थे, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को रद्द किया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये एक पूरा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, एक डिजीज़ है, एक साइंस है इसमें, और इसको हम लोग तहकीक करके ऐसी कुछ दवाएं ईजाद करेंगे, इसका इलाज करेंगे। तो जो यूरोपियन कॉन्सेप्ट था उस वक्त का, द डार्क एज ऑफ यूरोप का, उससे हमारे जो साइंटिस्ट थे, इस्लामिक साइंटिस्ट, उससे थोड़ा सा उन्होंने एक अलग नज़रिया रखा। आप सभी हजरात जानते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में एक ग़ज़वा हुआ था, एक लड़ाई हुई थी, ग़ज़वा खंदक, द बैटल ऑफ द ट्रेंच कहते हैं। मदीने के अतराफ़ में खंदक खोदी गई
और उस खंदक खोद करके दुश्मनों को थोड़ा अलग रखा गया। बहुत बड़ी लश्कर के साथ पूरे शहर को घेर लिया गया था। जाहिर बात है कि बहुत लोग सहाबा शहीद भी हुए, कुछ ज़ख्मी भी हुए। और उस वक्त एक ख़ातून का नाम आता है रुफ़ैदा अल अस्मिया का। वो वाहिद ख़ातून थी जिन्होंने उस वक्त ख़ेमे में उन बीमारों का इलाज किया, चोट लग जाए या ज़ख़म हो, कोई भी उसका सिस्टम रहा होगा। बहरहाल आप कह सकते हैं शी वॉज़ द फर्स्ट लेडी फीमेल मुस्लिम नर्स। फ्लोरेंस नाइटिंगेल तो बहुत बाद में आई। उसके बाद कॉन्सेप्ट आया मोबाइल डिस्पेंसरीज़ का, कि हम लोग उस वक्त ऊँट पे, गधे पे, घोड़े पे सामान जैसे कपड़ा हुआ, कुछ खाने का हुआ, कुछ दवाएं हुई, इसको लेकर के कहीं दूर दराज जाते थे। और इतराफ़ के लोग को ऐलान किया जाता था कि कुछ लोग आए हैं। वो सब लोग वहाँ आते थे और उनका वहाँ इलाज हुआ करता था। इट वॉज़ अ मोबाइल डिस्पेंसरी। हम लोग आजकल कैंप करते हैं ना, कहीं जाते हैं, ऐलान हो जाता है कि यहाँ से डॉक्टर्स आए हैं, इतराफ़ के लोग आते हैं, दवा दी जाती है। तो उस तरह का कॉन्सेप्ट आया था मोबाइल डिस्पेंसरीज़ का। और यहाँ तक कि सुल्तान मोहम्मद सालूकी के वक्त में 50 से 60 ऊँटों पे सामान जाया करता था। तो एक जगह से दूसरी जगह तक ये चीज़ें लोग जाते थे, इलाज करते थे। बहरहाल जो भी ज़राए हो इलाज के, है ना। उसी तरह 8th सेंचुरी में जो पहला परमानेंट हॉस्पिटल आया वो दमिश्क में आया। खलीफा वालिद बिन मलिक ने फर्स्ट लेप्रोसी हॉस्पिटल बनाया, कोड़ का अस्पताल। अब आइए बगदाद की तरफ। बगदाद में भी 4 से 5 हॉस्पिटल बनाए गए। खलीफा अल मुतसद्दिद ने उस वक्त के एक बहुत बड़े स्कॉलर मोहम्मद ज़करिया राज़ी को इस काम के लिए मुंतखब किया। अब देखिए, राज़ी की जहानत को सलाम कीजिए, दाद दीजिए कि कितना ज़हीन शख्स था वो। उसने क्या किया कि अस्पताल कहाँ बनाया जाए, उसका एक कॉन्सेप्ट लाया। उसने गोश्त के टुकड़े लिए, होता है मटन, चंक्स ऑफ मटन पीसेस, और शहर के मुख्तलिफ जगह में उसको रख दिया। कोई एक जगह यहाँ, एक जगह वहाँ, एक जगह यहाँ, इस तरह करके। और कुछ दिन बाद छोड़ दिया। फिर बाद में वो गया मुआयना करने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए। उसने देखा किया कि जिस जगह पे गोश्त का टुकड़ा सबसे कम सड़ा हो, वही जगह उसने कहा कि यही जगह फिट है हॉस्पिटल बनने के लिए। क्या बात है साहब, उस वक्त इन्फेक्शन फ्री जोन का कॉन्सेप्ट लाना। आपको सभी हज़ार पढ़े लिखे माशाल्लाह, अस्पताल सबके जाना होता है। आप कहीं देखते हैं ना हॉस्पिटल में, कहीं कहीं जगह पे आप रिस्ट्रिक्टेड हैं। आप आईसीयू में, सीसीयू में ऐसे ही नहीं घुस सकते हैं। आप ऑपरेशन थिएटर में ऐसे नहीं घुस सकते हैं। क्यों? कहीं कहीं आपका जो इन्फेक्शन है वो कहीं उधर न चला जाए। तो हॉस्पिटल कॉन्सेप्ट रहता है कि शुड बी अ इन्फेक्शन फ्री जोन। उस वक्त ज़करिया राज़ी ने ये कंसेप्ट लाया। अब 5 बड़े अस्पताल बगदाद में बने। ये तो बदकिस्मती थी कि जो खिलाफत अब्बासिया का आखिरी बादशाह था मुस्तासिम बिल्लाह, उस हुकूमत में था और हलाको खान ने आकर के हमला किया। और तारीख़ की वो बात तो आपको सब पता ही है कि क्या हुआ, कैसे ईंट से ईंट बगदाद की बजा दी गई, सब कुछ ख़त्म हो गया। आप मिस्र की तरफ आइए, इजिप्ट, काहिरा के पास एक जगह थी अल-फुस्तात। वहाँ खलीफा अहमद इब्न तुलून ने एक हॉस्पिटल बनाया जो जनरल हॉस्पिटल भी था और मेंटल हॉस्पिटल भी था। दिमाग की बीमारियों का भी इलाज होता था वहाँ पे। 12वीं सदी में खलीफा अल-सादिद ने नसरी अस्पताल बनाया और इसका और तौसी का काम किया सुल्तान कालून अल-मंसूरी ने। इसको आज इसमें कवालीन हॉस्पिटल कहते हैं, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। और उस वक्त के 2 ट्रैवलर्स, आप नाम सुने होंगे, इब्न बतूता और अल-काशकंदी। उन्होंने अपनी बायोग्राफी में, ट्रैवलर्स ब्लॉग में, इस अस्पताल को मेंशन किया कि कितना अच्छा हॉस्पिटल था वो। इंशाअल्लाह जब मैं स्ट्रक्चर में आऊँगा तो कवालीन हॉस्पिटल के बारे में आपको कुछ बताऊँगा। दमिश्क में आइए,
नूरुद्दीन जंगी ने नूरी अस्पताल बनाया। उस अस्पताल में पहला कॉन्सेप्ट लाया लाइब्रेरी का कि अस्पताल में किताबें भी होनी चाहिए पढ़ने के लिए लोगों को। मराकश मोरक्को में सुल्तान मंसूर याकूब बिन यूसुफ ने मराकश हॉस्टल बनाया। स्पेन में कुर्दुबा में पहली बार कॉन्सेप्ट आया कि जो मिलिट्री पर्सनल्स होते हैं, जो आर्मी पर्सनल्स होते हैं, उनका एक अलग हॉस्टल बना जाए। अंदलूसिया में हम खलीफा मोहम्मद यूसुफ बिन अल नसर ने गरनाडा हॉस्टल बनाया और ये अस्पताल बेहतरीन आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता था। तो आप देख रहे हैं किस तरह से ये जो बीमारिस्तान का कॉन्सेप्ट आया हमारे यहाँ, असाइलम द सिक, और उसके 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स रहे, बताया, प्रमोशन ऑफ हेल्थ, क्योरिंग ऑफ द डिजीज़ एंड एक्सपेंशन ऑफ मेडिकल नॉलेज। इस बेसिस पे ये सब अस्पताल कायम किया गया। ये अस्पताल समझिए कि एक तरह का सोशल वेलफेयर सेंटर बना कि लोग शफायाब भी होते थे और फ़ायदा भी उठाते थे। और उस वक्त के वहाँ के खलीफा, उस वक्त के वहाँ के नोबल्स रऊसा लोग इन अस्पतालों को इमदाद दिया करते थे, कोई ज़मीन के ज़रिए, कोई गल्ले के ज़रिए। ज़कात की कुछ रकमें दी जाती थीं ताकि गरीबों का सही से इलाज हो सके। तो डार्क एजेस था यूरोप का, जहाँ माना गया कि जो बीमार तुम इसलिए होते हो कि अल्लाह तुमसे नाराज़ है। ये हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट ने इस बात को रद्द किया और कहा कि नहीं, ये बात एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, इसमें मेडिकल साइंस इन्वॉल्व है। वो अहले किताब का वो तबका की तरह गुमराह नहीं हुए कि वो एल्केमी प्रैक्टिस करने लगे, काला जादू प्रैक्टिस करने लगे और उस तरफ गुमराही में चले गए। इसीलिए कहा गया है कि जो अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे अगर इंसान चलता है तो वो सही से होता है, और उसी से अगर गुमराही आती है तो फिर आदमी इंहराफ कर बैठता है। जो सेकंड बात वो आ रही है, मैं बताना चाहता हूँ, वो हॉस्पिटल स्ट्रक्चर्स के बारे में। क्या स्ट्रक्चर था, क्या फ्रेमवर्क था हॉस्पिटल्स का। अलग अलग डिपार्टमेंट्स हुआ करते थे हॉस्पिटल्स में, सर्जरी की अलग, मेडिसिन का अलग, ऑप्थल का अलग, ऑर्थो का अलग, जो कहते हैं स्पेशलिटी विंग्स। आप अस्पताल में जाते हैं तो आप कहते हैं ना कि मुझे मेडिसिन दिखाना है, सर्जरी में दिखाना है, हड्डी में दिखाना है, आँख वाले को दिखाना है। हर अस्पताल का एक मेडिकल सुपरिटेंडेंट हुआ करता था जिसको कहते थे साउर। हर अस्पताल में फाइनेंस देखने के लिए अकाउंटेंट्स होता था। अस्पताल का एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का एक अलग महकमा होता था जो अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेशन को देखिए। जाहिर बात है कि अस्पताल में दवाएं बढ़ती हैं, तो अलग फार्मेसी का कॉन्सेप्ट लाया गया कि एक फार्मासिस्ट हो, जिसको कहते थे सैयद अलानी, और सारे डॉक्टर्स के जो तीमारदार में लोग काम करते थे उनकी तनख्वाह सरकार के ज़रिए फ़िक्स की जाती थी। हॉस्पिटल फिक्स करता था सैलरी डॉक्टर्स की। और फीचर्स सुनिए, 24 घंटे अस्पताल खुले रहते थे, सारे रूम्स को अच्छे से क्लीन किया था, उनकी सफाई सुथराई का अच्छा नज़म था, और जो सऊर था, जो मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटर था, वही सब चीज़ को देखता था। डाइटिशियन कॉन्सेप्ट था, डाइटिक्स का, कि बाज़ाब्ते किस मरीज़ को कैसा खाना खिलाया जाए, इसका अलग डिपार्टमेंट था। और होता क्या था कि कैसे जान लें कि मरीज़ ठीक हो गया, तो वो लोग उस वक्त एक मरीज़ को एक रोटी खिलाते थे। अगर किसी तरह की कोई बदहज़मी, कोई परेशानी उसको खाने में, पचाने में ना हो,